अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, स्कूल टू यू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, खैर मकदम है और वेलकम है। लास्ट टाइम हमने जमात 10वीं मराठी अंतर भारती के ये नज़म तू सर्व जगाचा त्राता रे, फिर संतवानी शेख मोहम्मद सांगती सेव और जे का रंजले गांजले, इन कविताओं का भावार्थ और सरल अर्थ समझ लिया है, उसको लिख लिया भी है और वर्ड्स मीनिंग भी हमने लिखा है। उसके बाद के लेक्चर में हमने अनाथांची आई और चिल्ड्रन ऑफ हेवन ये दो सबक का एक्सप्लेनेशन समझा है। इसके सवालात के जवाबात भी हमने लिख लिया और वर्ड्स मीनिंग भी हमने अच्छी तरह से समझ लिया। अगर आपने ये नज़मों का और इस सबक का खुलासा और भावार्थ यानी तशरीह नहीं समझा है तो इनकी वीडियोस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। वहाँ पर आपको इनका एक्सप्लेनेशन, भावार्थ, सरल अर्थ और सवालात के जवाबात भी मिल जाएंगे। लिंक को टच करना है और पढ़ना है। आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं सब नज़म नंबर 5 खोप्या मदी खोपा। ये कविता है, इसको आज हम समझेंगे। कविता है तो कविता का भावार्थ और सरल अर्थ हम समझेंगे यानी खुलासा समझेंगे। खोप्या मदी खोपा यानी घोंसले में घोंसला, चिड़ियों का जो घोंसला आता है ना, वो घोंसले में घोंसला। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये शायर या मुसन्निफ़ का इंट्रोडक्शन होता है। हम ये नहीं पढ़ेंगे क्योंकि पेपर में नहीं आता है। अब यहाँ पर बहीना बाई ये लेडीज़ है इसलिए कवयत्री है यानी शायरा है। अगर यहाँ पर जेंट्स होता तो कवि होता यानी शायर होता। हम यहाँ से समझना शुरू करेंगे। प्रस्तुत कवितेत कवयित्रीने सुगरण पक्षी व माणूस यांची तुलना करून सुगरण पक्षामध्ये असणाऱ्या सृजनशीलतेचे वर्णन केले आहे। प्रस्तुत यानी पेश किए गए, कवितेत यानी नज़म में, कवयित्री ने यानी शायरा ने, सुगरण एक परिंदे का नाम है, पक्षी यानी परिंदा, मानुस यानी इंसान, तुलना करना यानी मुआजना करना, सृजनशीलता यानी तख्लीकी सलाहियत, वर्णन यानी खुलासा। अब इसका मतलब क्या हुआ? पेश किए गए नज़म में शायरा ने सुगरन परिंदे और इंसान के दरमियान में मुआजना करके सुगरन परिंदे के अंदर रहने वाली तख्लीकी सलाहियत का खुलासा किया है। सुगरन पक्षा परमाने माणसाने, सुगरन परिंदे की तरह इंसान ने आपल्या निसर्गदत्त देणगीचा अपने कुदरत की देन से उपयोग करून इस्तेमाल करके सौंदर्य दृष्टि व नवनिर्मिती करावी, खूबसूरती के लिए नए नए चीज़ें बनाना चाहिए, ऐसा संदेश दिला है। ऐसा मैसेज इसमें से दिया है कि सुगरन बना सकती है तो इंसानों ने भी बनाना चाहिए, ऐसा उन्होंने मैसेज दिया है। अब हम पहले नज़म को एक मरतबा पढ़ लेते क्योंकि पढ़ना आना ज़रूरी है। जिसकी जितनी स्पीड रहेगी पढ़ने की वो उतने जल्दी सवाल का जवाब ढूंढ पाएगा। अरे खोप्या मधी खोपा सुगरणीचा चांगला, देखा पिलासाठी तिने झोका झाडाले टांगला, पिले निजले खोप्यात जसा झुलता बंगला, तिचा पिला मधी जीव जीव झाडाले टांगला, खोपा इनला इनला जसा गिलक्याचा कोसा, पाखराची कारागिरी जरा देख रे माणसा, तिची उलुशीच चोच तेच दात तेच ओठ, तुले देले रे देवाने 2 हाथ 10 बोटे। ठीक है, ये रही नज़म। अब इसका मतलब समझेंगे। आपसे अपील है कि आप जब इस नज़म को समझ रहे हैं तो नोटबुक में वर्ड्स मीनिंग लिखते चले। अरे खोप्या मधी खोपा, अरे घोंसले में घोंसला, सुगरणीचा चांगला, सुगरण परिंदे का बहुत अच्छा, चांगला यानी अच्छा, देखा पिलासाठी तिने, देखो बच्चे के लिए उसने, पिला यानी बच्चा, साठी यानी के लिए, देखो बच्चे के लिए उसने झोका झाडाले टांगला, झोका यानी झूला, टांगला यानी लटकाया, झूला दरख्त को लटकाया। अब इसका मतलब क्या हुआ है? इस स्तांजा में
शायरा कहना चाहती है कि देखो घोंसले में का घोंसला इतना खूबसूरत घोंसला है, और ये घोंसला उसने अपने बच्चों के लिए बनाया है, और ऐसा लग रहा है जैसे इसने झूला दरख्त को लटकाया है अपने बच्चों के लिए। ये इसका मतलब हुआ उर्दू में। अब नेक्स्ट, पिले निजले खोप्यात, जसा झुलता बंगला, तिचा पिला मध्ये जीव, जीव झाडाले टांगला। पिले यानी बच्चे, हमने पहले भी देखे। निजले यानी सोए, सोना। जसा यानी जैसा। जीव यानी जान। तो शायरा क्या कह रही है? पिले निजले खोप्यात, बच्चे सो गए हैं घोंसले में। जैसा झूलता बंगला, जैसे झूलता हुआ बंगला है। तिचा पिला मध्ये जीव, उसका बच्चे में जान है। किसका? इस सुगरन का। उसकी बच्चों में जान है। जीव झाड़ाले टांगला, वो जान उसने दरख्त में लटका दिया। अब इसका तो मीनिंग हुआ ये। अब इसका हम खुलासा कैसे करेंगे? शायरा कहना चाहती है कि देखो उस घोंसले में बच्चे सोए हुए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे झूलता हुआ बंगला है, और हर माँ की जान तो उसके बच्चे होते हैं। वो बच्चे उसने अपने इस घोंसले में लटका दिया है, गोया अपनी जान को वहाँ पर सुला दिया है। ये इसका मतलब हुआ, खुलासा हुआ। अब आगे बढ़ेंगे। खोपा इनला इनला, जसा गिलक्याचा कोसा, पाखराची कारागिरी, जरा देख रे मानसा। अब इनला यानी बुनना। इनला, इसको विनला भी बोलते हैं। खोपा बुना, बुना, उसने खोपा बुन लिया। जसा यानी जैसे, ऊपर भी गुजरा है। गिलक्याचा कोसा, ये इसी तरह का तुम्बे की तरह एक शक्ल का दिखता है, उसको बोला जाता है गिलका। कोसा यानी उस तरह के शेप में, इसी तरह का एक शेप में, मैं जो आपको फ़ोटो बता रहा हूँ इसी तरह का होता है, उसको बोला गया है गिलक्याचा कोसा। पाखराची कारागिरी, ज़रा देख रे मानसा। पाखरे यानी परिंदे, कारागिरी यानी उनकी कारागिरी। ये नज़म मार्च 2024 में भी पूछी गई है, और यही स्तांजा। ठीक है। इसमें एक सवाल था मराठी के अंदर कि कवयित्री ने खोप्याला दिलेली उपमा, यानी शायरा ने खोपे को कौन से तशबीह दी है। तो इसका जवाब था जैसा झूलता बंगला, जैसे झूलता हुआ बंगला, और दूसरा था जैसा गिलक्याचा कोसा, जैसे गिलक्याचा कोसा था। ये दो उसके जवाब थे। बहुत इंपॉर्टेंट नज़म है, पूछी जा सकती है क्योंकि रिपीट होता है पेपर में अक्सर। ठीक है। अब इसका मतलब समझेंगे। घोंसला उसने बुन लिया है, बुन लिया है, ऐसा लग रहा है जैसे गिलक्याचा कोसा है। हाँ, गिलक्याचा कोसा यानी तुरई का जाला, ऐसा लग रहा है जैसे तुरई का जाला है। पाखराची कारागिरी, उन परिंदों की कारागिरी, करामत। ज़रा देख रे मानसा, ज़रा देख रे इंसान। अभी इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग हुआ। अगर खुलासा निकालना रहे तो कैसे निकालेंगे? शायरा इन पंक्तियों में कहना चाहती है कि सुगरन ने इतना खूबसूरत घोंसला बुना है, ऐसा लग रहा है जैसे तुरई का जाला है। ए इंसान, तू इन परिंदों की ज़रा कारागिरी देख, कितना छोटा परिंदा होने के बावजूद भी इतने अच्छे काम करता है। अब अगला आखिरी स्तांजा है। तिची उलुशीच चोच, तेच दात तेच ओठ, तुले देले रे देवानं, 2 हात 10 बोटे। तिची यानी उसकी, उलुशीच यानी छोटी सी, चोच यानी चोच, देवाने यानी खुदा ने, 10 यानी 10, बोटे यानी उंगलियां। ठीक है। अब इसका मतलब समझेंगे। तिची उलूशी चोच, उस परिंदे की तो बहुत छोटी चोच है। तेज दांत तेज ओठ, वही दांत है और वही ओठ है। तुले रे देले देवा ने, तुझे तो खुदा ने दिया है। 2 हाथ 10 बोटे, 2 हाथ 10 उंगलियां।
अब ये वर्ड टू वर्ड मीनिंग था। अब इसका खुलासा हम कैसे करेंगे? शायरा इस स्तांजा में इन पंक्तियों में कहना चाहती है कि एक सुगरन परिंदा इतना छोटा है, उसकी चोंच बहुत छोटी है, उसके तो दांत भी वही है और होठ भी वही है, फिर भी वो इतनी खूबसूरत कारागिरी कर सकती है। ऐ इंसान, तुझे तो खुदा ने इतनी अच्छी दौलत दी, तेरे पास तो 2 हाथ है, 10 उंगलियां है, फिर तू खुदा की बनाई हुई कुदरत में से कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करके ऐसी खूबसूरत चीज़ें बना। ऐसे शायरा कहना चाहती है। ठीक है, ये इसका मतलब रहा। वर्ड्स मीनिंग आप लिख लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपको जमात 10वीं में 3 नंबर के लिए नज़म में सवाल आता है। कैसा सवाल आता है मैं आपको बताता हूँ। अब ये सवाल अभी मार्च 2023 में ही पूछा गया है। ठीक है, तो आपको ध्यान से इस नज़म को पढ़ना है। सवाल कैसे आता है? कवितेच्या अंतिम 4 ओळींचा या पंक्तींचा भावार्थ लिहा, नज़म की आखिरी 4 लाइन का खुलासा लिखो, या फिर कवितेच्या प्रथम 4 ओळींचा सरळ अर्थ लिहा, नज़म की पहली 4 ओळींचा सरल अर्थ लिहा। अब यहाँ पर सरल अर्थ और भावार्थ दोनों के मानी होते हैं खुलासा, शॉर्ट में उसका मतलब। उसी तरह से ओड़ी और पंक्ति दोनों का मतलब होता है लाइनें। इस तरह का सवाल आता है। या फिर तीसरे नंबर पर सवाल आता है खालील ओळींचा भावार्थ सरल अर्थ लिहा, नीचे दिए हुई लाइन का खुलासा या सरल अर्थ लिखो, यानी खुलासा लिखो। ये तीनों में का एक सवाल आता है और नीचे एक नज़म दी हुई रहती है। अब उसके लिए आपको क्या करना रहता है? उन अशार का खुलासा लिखना होता है मराठी में ही, जिसको हम सरल अर्थ या भावार्थ कहते हैं। तो इसलिए आपको भावार्थ का मराठी में समझना, बोलते आना, लिखते आना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने आपको पूरा खुलासा मराठी में हर स्तांजा का दिया हुआ हूँ। भावार्थ आपको पढ़ना है और याद करके जाना है, याद करना है, समझना है। याद बोले तो समझना है, समझेंगे तभी आप पढ़ेंगे, लिखेंगे। ओके, तो अब इन नज़मों का भावार्थ आपको कहाँ पर मिलेगा मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। वीडियो में तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, लेकिन आपको अगर देखना है तो गूगल में जाएंगे और आपको वेबसाइट टाइप करना है गूगल में school2u.blogspot, ये वाली वेबसाइट .com। ठीक है, इस तरह की वेबसाइट आप टाइप करेंगे school2u.blogspot.com और इन सर्च करेंगे ना। सर्च करने के बाद इस तरह की वेबसाइट ओपन होती है और वेबसाइट में 9वीं 10वीं इसमें जाने के बाद आप स्क्रॉल डाउन नीचे करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको इस तरह का मिलेगा, खोप्या मधी खोपा भावार्थ सरल अर्थ, इस तरह का इमेज दिखेगा। उसके नीचे आपको आगे पढ़े इस पर क्लिक करना है। ये एडवर्टाइजमेंट है, इसको क्लोज करना है। तो आगे पढ़े पर जैसे ही हमने क्लिक करे ना, तो देखो उसके आगे ये सवाल आया जो मैंने अभी आपको बताया। उसके आगे फिर पहला स्तांजा है, अरे खोप्यामधी खोपा सुगरणीचा चांगला, देखा पिलासाठी तिनं झोका झाडाले टांगला। ऐसी 4-4 लाइन का भावार्थ मैंने यहाँ पर दिया। जैसे ये अभी 4 लाइन का भावार्थ मराठी में क्या है? प्रस्तुत ओळी खोप्यामधी खोपा या कवितेमधून घेतलेली आहे, ज्यामध्ये कवींनी मनोहारी शब्दचित्र रेखाटले आहे। सदर ओळीमध्ये कवी सांगित इच्छितो की सुगरणीने खूप चांगल्या प्रकारे खोपा हिंडला आहे, असे वाटते की तिने आपल्या पिलासाठी एक झोका झाडाले टांगला आहे। अब यहाँ पर जो डार्क वाला जो हिस्सा दिया ना मैंने, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये मसाला है जो आपको किसी भी नज़म के भावार्थ में लिखना है। किसी भी नज़म के भावार्थ में ये मसाला लिखना है, उसके बाद आपको उसका ट्रांसलेशन शुरू करना है। इसका मतलब क्या होता है? प्रस्तुत ओळी दी गई लाइनें खोप्यामधी खोपा या कवितेमधून घेतलेली आहे।
की खोप्यामधी खोपा इस नज़म में से ली गई है। अब खोप्यामधी नज़म का नाम याद नहीं आ रहा है तो इसको यहाँ से निकाल भी सकते हैं। फिर हम डायरेक्ट बोलेंगे प्रस्तुत ओळी कवितेमधून घेतलेली आहे। ठीक है, ज्यामध्ये, अब इसका मतलब क्या हुआ, दी हुई लाइन खोप्यामधी खोपा इस नज़म से ली गई है, ज्यामध्ये जिसमें कवींनी मनोहारी शब्दचित्र रेखाटले आहे, जिसमें अट्रैक्ट करने वाली लफ्जी चित्र शायर ने खींचा है। सदर ओळीमध्ये कवि सांगित इच्छितों की और पेश किए गए लाइने में शायर कहना चाहता है कि सुगरणीने खूप चांगल्या प्रकारे, सुगरण जो पक्षी है उसने बहुत अच्छी तरह से खोपा इनला आहे यानी भुना है। असे वाटती कि तिने आपल्या पिलासाठी एक झोका झाडाले टांगला है। ऐसा लगता है जैसा उसने अपने बच्चे के लिए दरख्त पर एक झूला लटकाया है। ठीक है, अब दूसरा स्टांजा ये वाला, पिले निजली खोप्यात तसा झुलता बंगला, तिचा पिलामध्ये जीव जीव झाडाले टांगला। अब इसका भावार्थ क्या होगा, प्रस्तुत ओळी खोप्यामधी खोपा या कवितेमधून घेतलेली आहे, ज्यामध्ये कवींनी मनोहारी शब्दचित्र रेखाटले आहे। देखो यहाँ से यहाँ तक सेम ही, जो ऊपर का मसाला जिसे बोल रहा हूँ, हर भावार्थ में आपको ये लिखना है, क्योंकि तरतीबवार जिसको हम बोलते हैं अच्छा बच्चा लिखता है वैसे लिखा हुआ है कि दी हुई लाइन खोप्यामधी खोपा इस नज़म से ली गई है, जिसमें शायर ने दिल लुभाने वाले लफ्जी तस्वीर खींचे हैं। सदर ओळीमध्ये पेश किए गए लाइन में शायर कहना चाहता है कि, यहाँ तक। ठीक है, अब आगे ये इसके बारे में लिखेंगे हम, जिसका हमको खुलासा करना है। सुगरणीचे खोपे झुलत्या बंगल्यासारखे आहे। सुगरण का जो खोपा है वो झूलते हुए बंगले जैसा है, त्यामध्ये पिले झोपली आहेत और उसमें बच्चे सोए हुए हैं। सुगरणीचे ना जीव आपल्या पिलामध्ये आहे और सुगरण परिंदे की जो जान है अपने बच्चों में है, तरी तिने आपले पिले टांगलेल्या खोप्यामध्ये ठेवली आहे। फिर भी उसने अपने बच्चे टंगे हुए खोपे में यानी घोंसले में रखी है, जणू आपला जीव झाडाला टांगला है। ऐसा लग रहा है जैसे उसने अपनी जान दरख्त पर लटकाई है। सादा और सिंपल मैंने आपको यहाँ पर भावार्थ और सरल अर्थ लिखकर बताया हूँ। उसके बाद ये वाला स्टांजा, खोपा इनला इनला जसा गिलक्याचा कोसा, पाखराची कारागिरी जरा देख रे मानसा। अब इसका भावार्थ और सरल अर्थ देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक सेम मसाला है कि इस लाइन जो खोप्यामधी खोपा इस नज़म से ली गई है, जिसमें शायर ने दिल लुभाने वाले लफ्जी तस्वीर को खींचा है, वो इन लाइन में कहना चाहता है कि। अब यहाँ से आगे हम इसके बारे में बदलेंगे। सुगरनी ने सुंदर खोपा विनला है। सुगरन जो पक्षी है उसने बहुत खूबसूरत घोंसला बुना है, तो खोपा गिलक्याचा कोसासारखा दिसत आहे और वो खोपा तुराई के जाले की तरह दिखाई दे रहा है। माणसांनी एका पाखराशी कारागिरी पाहावी, इंसानों ने एक परिंदे की कारागिरी देखना चाहिए, वह सुंदर कारागिरी करावे और उसने भी अच्छी कारागिरी करना चाहिए या करे। ये इसका भावार्थ और सरल अर्थ हो गया। अब नेक्स्ट आखरी स्टांजा, तिची उलूशी चोच, तेच दात तेच ओठ, तुले देले रे देवाने, 2 हात 10 बोटे। अब इसका भावार्थ, प्रस्तुत ओळी खोप्यामधी खोपा या कवितेमधून घेतलेली आहे, ज्यामध्ये कवीने मनोहारी शब्दचित्र रेखाटले आहे। सदर ओळीमध्ये कवि सांगित इच्छितो की, यहाँ तक मसाला क्या मतलब हुआ इसका, लास्ट टाइम बता रहा हूँ आपको। दी गई लाइन नज़म में से ली गई है, जिसमें शायर ने दिल लुभाने वाले लफ्जी तस्वीर खींचे हैं। शायर इन लाइनों में कहना चाहता है कि, ठीक है, उसके आगे आपको शुरू करना है। सुगरणीला एक लहानशी चोच आहे। सुगरण को एक बहुत छोटी सी चोच है। छोटे दांत आणि तेच ओठ आहे, छोटे छोटे दांत और वही उनके ओठ है। तरीही फिर भी ती सुंदर कारागिरी करते, इतनी खूबसूरत कारागिरी वो करती है। माणसाला तर देवाने हात आणि 10 बोटे दिली आहेत, इंसान को खुदा ने हाथ और 10 उंगलियां दी है। माणसाने निसर्ग वस्तूचा उपयोग करून
इंसान ने कुदरत की चीज़ों का इस्तेमाल करके सुंदर आणि उत्कृष्ट कारागिरी करू शकतो या करना चाहिए, कर सकता है। ये इसका खुलासा हो गया। ठीक है, अभी हमने खुलासा भी समझ लिया है, इसके एलवर्ड्स मीनिंग भी लिख लिया है। अब रहे इसके सवालात के जवाबात। तो सवालात के जवाबात की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन भी मिलेंगी, और यहाँ पर लास्ट में देखो, यहाँ पर इस नज़म के सवालात के जवाबात यहाँ से हासिल करें। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ना वॉच नाउ पर, तो वीडियो शुरू हो जाएगा, तो यहाँ से भी आप हासिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर नज़म में आपके आसानी के लिए मैंने एक इमेज भी डाल दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। अरे खोप्या मदी खोपा, उसका मतलब होता है अबे। ए घोंसलों में घोंसला, सुगर नीचा चांगला, सुगरन परिंदे का उम्दा। ये वर्ड टू वर्ड मीनिंग है। ओके, तो ये समझने के लिए है, और बाकी पूरा भावार्थ यहाँ पर पूरे नज़म का दिया हुआ है जो आपको याद करना है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये नज़म समझ में आई होगी। हम नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर मिलते हैं। आप ज़रूर हाजिर रहिए और उसको देखिए। छुट्टियों में पूरा कोर्स हमको कंप्लीट करना है, और डिस्क्रिप्शन में ख़ास तौर से देखते जाइए कि मैं क्या क्या ऐड वहाँ पर कर रहा हूँ। ओके, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। तब तक अल्लाह हाफिज़। This is School to You YouTube channel. Update for students and teachers. Please like and subscribe.